ये जो सर्च कमेटी की जो बात हो रही है सरकार, वो किस बेस पे की गई है ये अभी तक स्पष्ट नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूं कि एनजेसी में भी सर्च कमेटी का कोई प्रोविजन नहीं रखा था इन्होंने, जो सरकार ने पहले बिल पास किया था। मुझे तो किरण रिजिजू पर यह शक है कि इन्होंने भले ला किया हो, भले इनके बायोडाटा में हो कि साहब इनका जो है वो काम समाज सेवा के साथ जो है अधिवक्ता के रूप में रहा है, लेकिन मैं समझता हूं कि या तो लोअर कोर्ट में ये वकालत करते होंगे, हाई कोर्ट वगैरह में नहीं करते, और इनको संविधान के बारे में बिल्कुल ABCD नहीं मालूम। उसी तरह जैसे हमारे उपराष्ट्रपति को संविधान के बारे में या तो जान नहीं रहे या जानना चाहते नहीं। आखिर सरकार भी ट्रांसपेरेंसी जो लगातार कह रही है कि जजों के अपॉइंटमेंट में सामूहिकता नहीं है, लोगों की भागीदारी नहीं है, उसमें बहुत बड़े तबके को नजरअंदाज किया जाता है, ट्रांसपेरेंसी से सरकार क्यों भाग रही है? आखिर MOP पे सरकार बैकफुट पे क्यों है? इसका मतलब है कि सरकार कहीं ना कहीं चाहती है कि विदाउट ट्रांसपेरेंसी सरकार का हस्तक्षेप हो जाए। आपकी नोटबंदी, राफेल और आपका PMLA, UAPA, ये सब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंजेस है, जिसमें जो फैसले आए हैं अभी तक सब आपके पक्ष में आए हैं। सब कॉलेजियम के जजों ने जो है वो फैसले दिए हैं जो कॉलेजियम से नियुक्त हुए थे। तो आपकी गोट ये कहां फंस गई अचानक जो आप ये राग अलापने लगे? सरकार जुडिशरी पे हमला इसलिए बोल रही है कि डेफिनेटली जुडिशरी ट्रांसपेरेंट नहीं रही नियुक्ति में, लेकिन सरकार की जो पूरी की पूरी जो चोरी ये दिख रही है कि सरकार बार बार पार्लियामेंट का नाम लेती है, संसदीय लोकतंत्र का बोलती है, कहते हैं कि संविधान और संसदीय लोकतंत्र सुप्रीम है, संसद सुप्रीम है, लेकिन जब चिट्ठी लिखते हैं रिज्जू साहब तो संसद में कोई बहस नहीं करवाते। जब आप लिख रहे हैं तो संसद में एक बार ये लिखिए कि देखिए जी अभी तक ये मसला था और जजेज अपॉइंटमेंट में ये हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि इस पे एक बहस की जाए कि बेहतर व्यवस्था क्या होगी। टोटलिटी में आप अगर वास्तव में कुछ करना चाहते हैं तो आप क्यों नहीं एक जो है सर्वदलीय वकीलों की जो चोटी के वकील हैं उन्हीं का जो है आप जो है पहले एक जो है वो क्या कहते हैं जैसे वो बना करके कमेटी आप इस पे लेते कि आखिर जजों की नियुक्ति में सुधार कैसे किया जा सकता है। कॉलेजियम पर कोहराम जारी, सरकार और जुडिशरी में खींचातान जारी है और अंबेडकरनामा पर भी चर्चा समीक्षा जारी है। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अंबेडकरनामा। जी हाँ, ये आपको भले ही लगे कि आपके जीवन से सीधा नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण और घनिष्ठता से ये सवाल जुड़ा हुआ है कॉलेजियम का सिस्टम और सरकार अभी जो चाह रही है, और लेटेस्ट क्या हुआ है, इसमें कौन सी चिट्ठी आई है और क्या ऑल्टरनेटिव सुझाया जा रहा है, वो भी हम सबको जानना बेहद जरूरी है। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, एज यूजुअल आप सुनते हैं अंबेडकरनामा पर। JP सिंह साहब हैं, इलाहाबाद से, वरिष्ठ पत्रकार, संपादक और वकील हैं, अधिवक्ता हैं। संजीव पांडे साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और लेखक हैं। लेटेस्ट इस पे क्या चल रहा है ये जानना बेहद जरूरी है, इसलिए सीधे अपने दोनों वरिष्ठ साथियों के पास आपको लिए चलता हूं और जानने की कोशिश करता हूं कि आखिर चल क्या रहा है। सीधे संजीव जी, पहले आप ही के पास आता हूं जी। मेरी जानकारी में जो 2 दिनों से अखबारों में जो सारी बातें आई उसमें यही है कि लॉ मिनिस्टर ने एक चिट्ठी लिखी है सुप्रीम कोर्ट को कि एक सर्च एंड इवेल्युएशन कमेटी बनाई जाए जो कॉलेजियम के विचारार्थ आने वाले नामों से पहले के स्टेज में कौन से जज बनेंगे, एक सर्च कमेटी बनाई जाए। जैसे वाइस चांसलर्स को लेकर, अपॉइंटमेंट्स को लेकर आप सुनते होंगे सर्च कमेटी बनाई जाती है, तो वैसे ही एक सर्च कमेटी बनाई जाए जो नामों पे विचार विमर्श करेगी और फिर जो नाम सेलेक्ट करेंगे वो कॉलेजियम को भेजा जाएगा और उसमें सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम और हाई कोर्ट कॉलेजियम, जैसे अगर स्टेट हाई कोर्ट, जैसे हाई कोर्ट के जज के लिए है तो पहले हाई कोर्ट कॉलेजियम को जाएगा, और अगर चीफ जस्टिस बनने के लिए है और सुप्रीम कोर्ट के जज एलिवेट करना है तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को भेजा जाएगा। मोटा मोटी ये बातें आई है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट मसला, जो तथ्य ये है
कि इसमें वो कहते हैं कि इस सर्च एंड एवेल्युएशन कमेटी में सरकार के भी प्रतिनिधि हो। देखिए, इस तरह के पत्र आज जो मेरी जानकारी में आया है कि ये इस तरह के पत्र 2018, 19 और 21 में भी लिखे गए थे, सर्च एंड एवेल्युएशन कमेटी बनाई जाए। और ये मतलब कि एक तरह से इनडायरेक्ट वे में जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस में जो फर्स्ट स्टेज होगा, अभी तो है कि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट खुद ही विचार करती है, उनके कॉलेजियम सिस्टम में वो विचार होता है और नाम सीधा लॉ मिनिस्ट्री को जाता है। लेकिन ये जो है कि फर्स्ट स्टेज में कमेटी बनेगी, सर्च कमेटी बनेगी, सर्च कमेटी में कौन होगा, कैसे होगा, इस पे विचार नहीं हुआ है, किसको रखा जाएगा, कैसे रखा जाएगा। एक सरकार का प्रतिनिधि जरूर होगा। उसमें कहा गया है कि एमिनेंट पर्सन होंगे उस सर्च कमेटी में, उसमें रिटायर्ड जस्टिस भी हो सकते हैं, उसमें एकेडमिक सेक्टर से भी लोग हो सकते हैं। ऐसा एक सरकार ने प्रपोजल रखा है। मीन्स के जुडिशरी से जुड़े हुए जो पूर्व जजेज हैं या एकेडमिक्स हैं, वो सर्च कमेटी में होगा। अब दिलचस्प बात यह है कि ये जो सर्च कमेटी की जो बात हो रही है सरकार, वो किस बेस पे की गई है ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। क्योंकि मैं समझता हूं कि एनजेसी में भी सर्च कमेटी का कोई प्रोविजन नहीं रखा था इन्होंने, जो सरकार ने पहले बिल पास किया था। और ना कोई जजेस से रिलेटेड जो फैसले, सुप्रीम कोर्ट के जो रिलेटेड जितने भी फैसले आए हैं जुडिशियल अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, उसमें ये कोई सर्च कमेटी का ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था या नहीं कोई डिस्कशन आई है ऐसी बातें। तो फिर सरकार ने एक चिट्ठी लिख के क्या दिखाना चाहे, किस ढंग से जुडिशियल अपॉइंटमेंट में सरकार अपनी पैठ को डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रखना चाहती है। इन्वॉल्वमेंट अभी भी है, इवेंट कभी भी है, लेकिन अब सरकार एक सर्च कमेटी के बहाने ये इन्वॉल्वमेंट चाहती है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट सवाल ये उठा है कि जब एनजेसी के जजमेंट आया था 2015 में, तो उस दौरान एक जो एमओपी था, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर जो होता है, एमओपी जो होता है अपॉइंटमेंट्स को लेकर, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसको हम लोग तैयार कर लेते हैं। सरकार को चिट्ठी भी लिखी थी एमओपी को लेकर। वो एमओपी पे आज तक कुछ नहीं हो पाया है। वो एमओपी बीच में लगा हुआ है और उस पर सरकार चुप है। उस एमओपी पे बात किए बिना सरकार ने जिस ढंग से चिट्ठी लिखी है, वो एमओपी में बड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कि जजों के अपॉइंटमेंट को लेकर ये हम डिसाइड करेंगे क्या क्वालिफिकेशन होगा। एक परमानेंट सेक्रेटरिएट बनाए जाने की बात की गई थी उस एमओपी में कि एक परमानेंट सेक्रेटरिएट होगा जहां पे जो प्रपोज जजेस के खिलाफ अगर कोई मटेरियल होगा और अगर लोग देना चाहेंगे तो वहां पे ऑफिस में बकायदा उसको लिया जाएगा, उसको सुना जाएगा। ये सब तमाम चीजों का एक एमओपी पे डिस्कशन चल रहा है, लेकिन वो एमओपी पे अभी तक सरकार चुप है। मतलब कि आखिर सरकार भी ट्रांसपेरेंसी जो लगातार कह रही है कि जजों के अपॉइंटमेंट में सामूहिकता नहीं है, लोगों की भागीदारी नहीं है, उसमें बहुत बड़े तबके को नजरअंदाज किया जाता है, ट्रांसपेरेंसी से सरकार क्यों भाग रही है? आखिर एमओपी पे सरकार बैकफुट पे क्यों है? इसका मतलब है कि सरकार कहीं ना कहीं चाहती है कि विदाउट ट्रांसपेरेंसी सरकार का हस्तक्षेप हो जाए, सरकार के भी लोग आए उसमें, जजेस अपॉइंटमेंट में सरकार के लोग भी जज बने। हालांकि वो अभी भी सरकार के लोग हैं, चाहे किसी की सरकार आ जाए, सरकारों का हस्तक्षेप रहता है और सरकार समर्थक जज बनते भी हैं और सरकार भी 20-25% के रेशियो में सरकार भी अपने लोगों को घुसा लेती है। अब ये मैं जो देख रहा था कि देखिए इस सरकार की एक और बड़ी चालाकी देखिए, मैं बड़ा ये है कि इन्होंने चिट्ठी लिख दी कि एक रिसर्च एंड एवोल्यूशन कमेटी बनाई जाए। ये मुझे थोड़ा सा ये लगा कि पाकिस्तान के जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन है उसमें ये प्रोविजन है कि सरकार के बंदे होंगे, वो कमीशन के थ्रू है कि अटॉर्नी जनरल है वहां पे और फिर बार काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के भी मेंबर होते हैं, बार काउंसिल पाकिस्तान की तरफ नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं और जिस राज्य का कोर्ट का जज अगर अपॉइंट होना है तो उस राज्य का कानून मंत्री भी उसमें होता है। इस चिट्ठी में लिखा है कि जिस राज्य के हाई कोर्ट का लिए कोई नियुक्ति होनी है तो उस हाई कोर्ट के जो जज होंगे वहां उस सरकार के प्रतिनिधि को भी सर्च एंड एवेल्युएशन कमेटी में शामिल किया जाए। थोड़ा सा पाकिस्तानी नकल मुझे लग रहा है जो वहां का अरेंजमेंट है, लेकिन वो जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट है, उनका जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन है। ये बिना किसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के इनडायरेक्ट ये कंट्रोल करना चाहते हैं एक सर्च एंड एवोल्यूशन कमेटी के, जिसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल सेंटिटी नहीं है, ना पार्लियामेंट से पास इन्होंने किया है,
ना कहीं कोई इस तरह का लॉ हमें प्रोवाइड करता है, कोई एक्ट प्रोवाइड करता है कि सर्च एंड एवोल्यूशन कमेटी बनाई है, ऐसा नहीं है। तो इससे पता चलता है कि सरकार 100% अब जो है लाठी भांजने की स्थिति में आ गई है कि भैया हमारा रखो, नहीं तो हम ये करेंगे, बिना कोई बहस के। पाकिस्तान में एक और प्रोविजन है, अगर ये चाहते हैं कि इस ढंग से सरकार कैसे हो, तो पाकिस्तान में एक और प्रोविजन है कि वहां पे लास्ट जो फैसला होता है, जब जुडिशरी अपॉइंटमेंट जुडिशियल कमीशन जब सेलेक्ट कर लेती है नाम को, तो वो बकायदा एक पार्लियामेंट्री कमेटी के पास जाता है, और उस पार्लियामेंट्री कमेटी में 4 पक्ष के होते हैं, सत्ता पक्ष के और 4 विपक्ष के, 8 मेंबरी पार्लियामेंट्री कमेटी के पास सारे जजों का रिकमेंडेशन वो जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन भेज देती है, और वो 8 मेंबर, जिसमें सत्ता पक्ष के भी 4 होंगे, विपक्ष के भी 4 होंगे, वो उस पर डिस्कशन करते हैं। अमेरिका में भी देखिए एक सिस्टम है, अमेरिकन सिस्टम ये है कि प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट नॉमिनेट जरूर करता है, लेकिन जो सीनेट का जो डिफेंस जो जुडिशरी से रिलेटेड जो कमेटी होती है, वहां उस पर डिस्कशन होता है। देखिए वहां पे भी बहुत डेमोक्रेटिक सिस्टम है, बेशक प्रेसिडेंट का प्रोग्रेटिव है कि वो किसका नाम भेज रहा है, लेकिन उस पर अल्टीमेट सीनेट में डिस्कशन होता है, और उस डिस्कशन में कोई भी आदमी जाके आपत्ति जाहिर कर सकता है। अगर जब डिस्कशन हो रहा है, जब नाम पे चर्चा हो रही है, तो एक आम आदमी भी जाके बता सकता है कि ये जो जज आप अपॉइंट कर रहे हैं तो ये गलत है, इसमें ये प्रॉब्लम है, ये जज का कैरेक्टर ये है, ये अगर जज बनेगा तो ऐसा हो जाएगा, इसका बायोडाटा पहले ये रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप ने जब अपने एक बहुत ही नजदीकी मित्र को जब वहां सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट किया था, तो सीनेट कमेटी के सामने महिलाएं पेश हो गई थी, क्योंकि उस जज पे सेक्सुअल हरासमेंट का केस था 20 साल 30 साल पहले, वो कभी जब वो वकील रहे होंगे तब। तो ये भी इन्होंने सरकार ने नहीं रखा। सरकार तो कहीं सुप्रीम कोर्ट पे लगातार एलिगेशन जो लगाना सरकार लगातार लगा रही है, लेकिन सरकार के प्रपोजल में भी तो कहीं ट्रांसपेरेंसी नहीं दिख रही है ना। अब एक सवाल और ये है कि जुडिशियल, आपने कह दिया कि जुडिशरी अपॉइंटमेंट में हम इवेल्युएशन कमेटी बना देंगे, आप कमेटी बना लीजिए, लेकिन सवाल ये है कि 2 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट का जो एलिवेशन है उसका क्राइटेरिया तय है, उसमें सर्च एंड इवेल्युएशन कमेटी क्या करेगी? जैसे क्राइटेरिया क्या है? अभी आते हैं उस पे, आते हैं, जरा सेकंड राउंड आपसे उस पे आएंगे, थोड़ा कुछ बचा के रखिए। अभी जेपी सिंह साहब के पास चलते हैं। हाँ सर, ये संजीव जी कह रहे हैं कि जैसे वाइस चांसलर की सर्च कमेटी होती है, उसी तरीके से सर्च कमेटी बनाने के लिए एक चिट्ठी सरकार की ओर से आया है। वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट अलग मसला है, और जुडिशरी एक तरीके से डेमोक्रेसी का बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ है, 3 स्तंभों में से एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, और अपहोल्डर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ। तो क्या इस तरह की सर्च कमेटी के मायने क्या है? क्या चाहती है सरकार? कोलोजियम सिस्टम से हमारी आपत्ति है कि जिस नॉन फेयर तरीके से अपॉइंटमेंट होता है, उसमें भी आपत्ति है कि कुछ फैमिलीज उसमें अपना दाएं बाएं करके घुसते रहते हैं। वो डाइवर्सिफाइड नहीं है, डेमोक्रेटिक तरीके से नहीं दिख रहा है, भारत की तस्वीर नहीं झलक रही। लेकिन फिर भी जो सरकार चाह रही है, वो डेमोक्रेसी के इम्पोर्टेंट स्तंभ को अपने कंट्रोल में लेना चाह रही है क्या? और पार्लियामेंट में बहस क्यों नहीं हो इस पूरे मसले पर? सर देखिए, सर्च कमेटी में जो यूनिवर्सिटी की सर्च कमेटी होती है, इसमें भी आपका जो है वो जैसे उत्तर प्रदेश के यूनिवर्सिटियां हैं, इसमें भी सर्च कमेटी में एक राज्यपाल का बंदा होता है जी। तो राज्यपाल का बंदा एक्चुअली स्टेट गवर्नमेंट का ही बंदा होता है। और 3 नाम जो भी सेलेक्ट होते हैं, उसमें एक नाम पर मुहर लगती है, तो उसमें राज्यपाल को सलाह देने की शक्ति सरकार की होती है। तो माना जाता है कि सरकार के कहने पर इस नाम पर मुहर लगी है, और वो जो इनका बंदा होता है वो अपने 1-2 नाम उसमें घुसवाता है कि भाई 4 नाम आपके हो गए, 1 नाम हमारा हो गया। और ज्यादातर होता है कि जो नाम वो घुसवाता है वही वाइस चांसलर बन जाता है। कुल मिला के सर्च कमेटी कहने के लिए होती है, सरकार जिसको चाहती है उसको वाइस चांसलर बना देती है। एग्जैक्टली। उसके माध्यम से ये आप भी रोज देखते होंगे। जी देखिए, ये टोटलिटी में मेरा मानना है कि लाठियां भाजना जो कहा संजीव जी ने, तो ये टोटलिटी में बौद्धिक जुगाली कर रहे हैं। और मुझे तो किरण रिजिजू पर ये शक है कि इन्होंने भले ला किया हो, भले इनके बायोडाटा में हो कि साहब इनका जो है वो काम
समाज सेवा के साथ जो है अधिवक्ता के रूप में रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि या तो लोअर कोर्ट में ये वकालत करते होंगे, हाई कोर्ट वगैरह में नहीं करते, और इनको संविधान के बारे में बिल्कुल ABCD नहीं मालूम। उसी तरह जैसे हमारे उपराष्ट्रपति को संविधान के बारे में या तो जान नहीं रहे हैं या जानना चाहते नहीं। वो भी अभी वकील है। दुष्यंत, हाँ मतलब वो भी वकील हैं, और वो दुष्यंत दवे साहब ने भी तो एक लिख कर बकायदे धनखड़ साहब पर आरोप लगाया है कि इन आर्टिकल के तहत ये प्रावधान है। क्या आपको मालूम है कि नहीं मालूम? हम्म। तो ये बौद्धिक जुगालीपन इसलिए कर रहे हैं कि आप ये बताइए, ये जो आपका कॉलेजियम सिस्टम है या जो जजों की नियुक्ति है, ये संवैधानिक प्रश्न है या ये नोटबंदी है कि 8 बजे रात को आपने राष्ट्र के नाम संदेश में जो है कह दिया कि साहब पूरे देश में अब नोटबंद, अभी लीगल टेंडर नहीं रहेगा, और उसमें भी आपने कई घोषणाएं की कि इतने महीने में लोग बदल दें, फिर आप इतने उसमें आपने दिन में कटौती कर दी, फिर ये कर दिया, मतलब रोज आपने कुछ ना कुछ उसमें संशोधन किया अपने सुविधा के अनुसार। जी। ये तो संवैधानिक मामला है ना। इसमें तो अगर जो है सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम जो भी है इनके प्रस्तावों को मान भी ले, तो इसको तो इनको संविधान संशोधन के माध्यम से इनकारपोरेट करना पड़ेगा। जी जी। और या सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले के रूप में, तो फैसला सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई इस तरह का तो मामला है नहीं कि सुप्रीम कोर्ट उस पर विचार करेगा। तो आप का जो कंक्रीट प्रस्ताव है, चाहे आप सर्च कमेटी चाहते हो सरकार, चाहे जो चाहती हो, पहले ये इसका हल्ला बोल करके ये जो है वो बिना किसी उसके क्यों जो है वो सुप्रीम कोर्ट से कबूलवाना चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट पहले उसको खाली इनके जो है वो वर्बल भाषण को जो है मान ले, और उसके बाद वो कह रहे हाँ ठीक है जो आपका मन करे कर लीजिए। अरे जो आप लाना चाहते हैं विकल्प के रूप में NJSC के, वो लाइए। और मैं तो कह रहा हूं कि आप वो प्रस्ताव लाइए कि जिस तरह 93 के पहले सुप्रीम कोर्ट में जो कानूनी संवैधानिक प्रावधान था उसके अनुसार हाई कोर्ट में जो जज नियुक्त होते थे, आप वो प्रस्ताव लाइए कि हमको जो है उसके द्वारा जो है क्या कहते हैं आपके क्या कहते हैं कहना पड़ रहा है ये, अब उसके द्वारा होगा, ये कॉलेजियम जो है गैर संवैधानिक था, हम इसको नहीं मानेंगे। जैसे NJSC सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना तो हम ये नहीं मानेंगे, वो हम पुराना ही जो है जो संविधान बाबा साहब ने लिखा था वही हम मानेंगे। उसी के आधार पर आप प्रस्ताव ले आइए। तो सवाल इस बात का है कि खाया पिया कुछ नहीं और गिलास तोड़ा 3 दर्जन। सवाल आपका ठोस प्रस्ताव कहाँ है, कहाँ पार्लियामेंट में, कहाँ नहीं आपने कोई जो है संविधान संशोधन ले आया कि जो है वो जो है ये गलत है, पुराने ही सिस्टम से चलेगा। आप उसमें नया क्यों घुसाना चाहते हैं? आप पुराना ही सिस्टम ले आइए, आप कहिए कि हम पुराने सिस्टम से ही अब जजों की नियुक्ति होगी। तो सवाल इस बात का है कि आप ठोस तो कुछ कर नहीं रहे, आप हवा में तीर भांज रहे हैं और रोज एक एक नया नया सगुफा छोड़ते हैं। जैसे अब आपने ये सगुफा छोड़ दिया कि जो है उसमें हम आंख मूंद के प्रूव करने के लिए नहीं है, हमारा भी एक प्रतिनिधि होना चाहिए। कहां से होना चाहिए? क्या उसके जो संविधान में 93 में बदलाव हुआ और कॉलेजियम सिस्टम आया तो उसके पहले के सिस्टम में आपका प्रतिनिधि होता था? तो जब आपका प्रतिनिधि उसमें नहीं होता था तो अभी आपका प्रतिनिधि क्यों हो? और आप इतना बेचैन क्यों हैं सब क्या कहते हैं उसमें कंट्रोल करने के लिए? अभी तक आपकी नोटबंदी, राफेल और आपका PMLA, UAPA, ये सब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंजेस है। इसमें जो फैसले आए हैं अभी तक सब आपके पक्ष में आए हैं। सब कॉलेजियम के जजों ने जो है वो फैसले दिए हैं जो कॉलेजियम से नियुक्त हुए थे। तो आपकी गोटी कहां फंस गई अचानक जो आप ये राग अलापने लगे? क्या आप इजराइल की तरह चाहते हैं कि बिल्कुल जो है सुप्रीम कोर्ट जीरो हो जाए, जैसे इजराइल ने प्रस्ताव रखा है संसद में? राइट विंग जो कोलिजन नया बना है उसने रखा है कि साहब संसद ही सब सुप्रीम रहेगी, सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं रहेगा। वो जैसे संसद की जो है आपका 4 स्तंभ कहे जाते हैं, तब वो आपके जो कार्यपालिका है उसी की तरह न्यायपालिका भी जो है उनके अंदर में रहेगी। विधायिका सुप्रीम रहेगी, जो काला गोरा कर दे वो है, और अगर सुप्रीम कोर्ट कोई रूलिंग देता है तो उस रूलिंग को वो जो है वो वीटो कर दे उसके ऊपर कि नहीं ये रूलिंग गलत है, वही रूलिंग रहेगी। या तो आप उस तरह चाहते हैं? तो आप जो चाहते हैं उसको कंक्रीट, हम तो कह रहे हैं कि आपसे अच्छी इजराइल सरकार है, कम से कम खुल के तो सामने आ रही है कि हम ये चाहते हैं। आप तो चाहते हैं कि जो है वो मतलब सब हमारा काम भी हो जाए और कोई हमारे ऊपर ब्लेम भी ना लगाए कि साहब आपने ऐसा किया वैसा किया। आप ही बताइए कि अभी तक पिछले 8 साल में जितने महत्वपूर्ण मुद्दे हैं या तो संविधान संशोधन वाले आपके संविधान पीठ के सामने लंबित है,
जिसमें सुनवाई नहीं हो रही है। अब सुनवाई शुरू हुई है, उसमें भी आपका मनी बिल के रूप में जो आप है वो भी लंबित है। आप उसको, और जो अभी तक फैसला आया मैक्सिमम जो है आपके पक्ष में आया, क्योंकि जो नारंगी जज जो है कॉलेजियम के माध्यम से भरे गए थे, उन्होंने जो है वो क्या कहते हैं अपने उसी राजनीतिक लाइन पर अपने फैसला दिया। संविधान और जो है कानून के शासन की ऐसी तैसी। आप कह रहे हैं जो जब पीएमएलए का जो संशोधन है वो मनी बिल के रूप में चैलेंज है, तो आप कह रहे हैं कि जब चैलेंज का फैसला आएगा तब जो होगा होगा, अभी फिलहाल जो है वो सब उचित है। तो आप ही के पक्ष में तो फैसला आया। आप यूएपीए में सजा नहीं दिला पा रहे हैं, आप पीएमएलए में जो है वो आप आज जो है वो अटैच करते हैं, कल वो जो है आपके जो है कागजी कार्रवाई में कमी रहने के कारण वो ट्रिब्यूनल से जो है वो क्या कहते हैं रिलीज हो जाता है। खाली आप अखबार में सुर्खियां बटोरते हैं, सजा की दर जो है 0% या 0.0122% है, उसमें सजा भी नहीं मिलती, तो आप प्रताड़ित करते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में कहा, मुझे तो पढ़ के बड़ा हंसी आई, कि जो दिल्ली दंगे के मामले में बेल में इतनी लंबी लंबी सुनवाई चल रही है, ये गलत है। हम यहाँ जेल में रखने के लिए नहीं है, हम चाहते हैं कि जेल में कम से कम आदमी रहे। और पूरा पीएमएलए, पूरा यूएपीए इस तरह डिजाइन किया गया है कि बिना मुकदमा चलाए, बिना चार्जशीट दाखिल किए, बिना एक भी गवाही किए आपको सालों साल जेल में रखा जाए। भीमा कोरेगांव वाला मामला 5 साल हो गया, अभी तक एक गवाही नहीं गुजरी। आपसे बताना, अभी तक सारे लोगों को जो कापियां मिलनी चाहिए थी चार्जशीट की और जो क्लोन कापियां मिलनी चाहिए थी, वो सारे अभियुक्तों को सारी क्लोन कापियां तक नहीं मिली। 5 साल हो गया जेल में रहते हुए। कुछ लोग बाई प्रॉक्सी या बीमारी के नाम पर या उसके नाम पर 2-4 लोग उसमें तेल तुम्बड़े हैं, सुधा भारद्वाज हैं, या नौलखा को अभी मेडिकल ग्राउंड पर आपने बाहर किया है और फिर जो है उनका अभी लटकी हुई तलवार की महीना पूरा हो जाएगा तो फिर उनको जेल में जाने के लिए या तो अलग से एप्लीकेशन दें। आप उसको नहीं डिसाइड कर रहे हैं, तो आप दोनों बात खुद कह रहे हैं कि यहाँ हम जेल में रखने के लिए नहीं है कि आप जो है अनिश्चितकालीन जेल में रखें, आप कम से कम जेल में रखिए। तो ये लोग जेल में क्यों हैं? सुप्रीम कोर्ट आती है। एक और जो है उठाया था जिस तरह जस्टिस गोपाल गौड़ा ने कि साहब एक और अर्णव गोस्वामी है कि 12 बजे रात को सुन के उनके आप गिरफ्तारी पर स्टे करते हैं, और दूसरी तरफ सिद्दीक कप्पन है, अभी तक जेल से नहीं छूटा। अभी तक उसके जो जमानतदार है उनका जो है वेरिफिकेशन है, सरकार करा रही है, वेरिफिकेशन नहीं करा रही। आप जमानत दे देंगे तो क्या फर्क पड़ता है? इसी तरह नौलखा को भी ये चाहते थे कि बाहर न निकलने पाए, तो उसमें फिर कोर्ट ने हस्तक्षेप किया कि नहीं, आप जो है आप वेरिफिकेशन जो कराना होगा कराते रहिए और जो है उसको तुरंत जमानत छोड़िए। अब सिद्दीक कप्पन में या तो कोर्ट कहे नहीं कहेंगे तो वो खाली वेरिफिकेशन के नाम पर उनको जो है क्या कहते हैं मतलब जमानतदार के वेरिफिकेशन के नाम पर जेल में रखेंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप ठोस अभी तक क्या ले आए? आपने पार्लियामेंट में कोई प्रस्ताव पेश किया कि जो है हम दूसरा संविधान संशोधन ला रहे हैं कि जो 1993 की पहले की व्यवस्था बरकरार हो जाए? आप वही ले आते, ना उनकी चलती ना आपकी चलती। फिर देश भर में लोग ये भी कहते कि साहब आपने फिर पुरानी व्यवस्था बहाल कर दी जो संविधान में मूल रूप से लिखी गई थी। तो आप करना तो कुछ चाहते नहीं। और दूसरी बात, आपको संविधान का ज्ञान नहीं है हमारे माननीय कानून मंत्री। अगर ज्ञान होता तो आपको भी मालूम होता कि उसके क्या प्रावधान है और उन प्रावधानों की काट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा जब जाकर के ये मामला उल्टेगा, और नहीं तो उल्टेगा नहीं, खाली मानसिक जुगाली करते रहिए। एक बात बताइए सर, वो हमारे श्रोताओं को, दोस्तों को और मुझे भी जानना जरूरी है क्योंकि मैं लॉ एक्सपर्ट हूं नहीं। कोलिजियम के पहले जिस व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं जो संविधान में है, वो कैसे होता था उस समय अपॉइंटमेंट? नहीं, उस समय जो है जो नाम आता था, कहाँ से? उसमें सरकार की तरफ से ही मान ली कि नाम आया, तो जो नाम आता था उस नाम पर जो है वो आपका जो है वो जो हाई कोर्ट का कॉलेजियम है वो का मतलब और वो आपके चीफ जस्टिस और जो है वो आपके उनके बीच में जो है वो सहमति होती थी, वो नाम भेजते थे सुप्रीम कोर्ट उनसे, और राष्ट्रपति की सहमति के बाद उसका नाम सिफारिश किया जाता था। उसमें भी थोड़ी विद्रूपता आ गई थी। विद्रूपता ये आ गई थी कि जो नाम थे वो ज्यादातर उसमें फिर पॉलिटिकल नाम बाद में आने लगे बजाय इसके कि योग्यता वाले नाम आए। जिसकी सरकार होती थी उसकी तरफ से वो नाम आने लगते थे, तो उसमें जो है वो कंप्रोमाइज होने लगी, क्वालिटी कंप्रोमाइज होने लगी। और बीच में जो इमरजेंसी पड़ी और जो सुपरसीड हुआ मामला, उससे भी मामला प्रेसिपिटेट हुआ कि साहब ये ठीक जजों की नियुक्ति नहीं हो रही है, ये जो पार्टी लाइन के जज हैं वो पार्टी लाइन का फैसला देंगे, इसलिए ऐसे जजों की नियुक्ति हो जो पार्टी लाइन
से अलग हटें। और उस समय जो भी जज थे मैक्सिमम जिन्होंने इस आदेश को पारित किया, उनके बारे में भी माना जाता है कि वो विचारधारा से जो है वो नारंगी थे। तो उनको लग रहा था कि कभी नारंगी सरकार आएगी नहीं, फिर नारंगी सरकार आ गई। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि 93 में जब ये व्यवस्था आई तो 93 से लेके और अभी जो है 2014 के पहले तक भाजपा की भी सरकार बनी, विपक्ष की मिली जुली सरकार बनी। देवगौड़ा साहब बने, आपके जो है वो क्या कहते हैं, जो पूर्व विदेश मंत्री थे, उनकी जो है प्रधानमंत्री की सरकार बनी। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी। किसी भी सरकार के कानून मंत्री ने इस तरह की बातें नहीं की जिस तरह जो है, यहाँ तक कि मोदी जी के कानून मंत्री सदानंद गौड़ा और जो है रविशंकर प्रसाद थे, उन्होंने और चाहे जो कहा हो, लेकिन इस तरह जो संविधान विरोधी बात नहीं कही कि हमारे प्रतिनिधि रखिए, तो हमारा से होना चाहिए, तो हमसे आप पहले से विचार विमर्श कीजिए कि जो है कौन जज होगा कौन नहीं होगा, तब उसका नाम भेजिए। ये सब भी उन्होंने नहीं कहा। क्यों? क्योंकि वो सब जो है प्रैक्टिसिंग हाई कोर्ट के और जो है सुप्रीम कोर्ट के वकील रहे हैं, जो लोग, चाहे जेटली रहे हो, चाहे रविशंकर प्रसाद रहे हो, चाहे सदानंद गौड़ा रहे हो, चाहे जो है कांग्रेस के जो कानून मंत्री हुआ सलमान खुर्शीद कानून मंत्री थे वो हो, कपिल सिब्बल कानून मंत्री थे वो है, वो संविधान को जानते थे ना कि एक खाली कहने से तो होगा नहीं, इसके लिए तो ठोस लाना पड़ेगा। और दूसरी बात, हमने आपके उसमें जो आपने एक प्रोग्राम किया था, हमने बताया था कि संविधान में हायर जुडिशरी को छोड़ दिया गया है, मतलब रिजर्वेशन से। क्योंकि बाबा साहब भी उस समय जानते थे कि जो है तमाम बिरादरी के लोग इस कानूनी प्रोफेशन में नहीं जाते, तो इसलिए जो है उस तरह के सुयोग्य जज नहीं मिलेंगे अगर जो है उसमें ढूंढा जाएगा। फिर इनकम टैक्स का क्राइटेरिया है, फिर आईबी की रिपोर्ट है, फिर आपके फैसले जो आप देते हैं या जिन मामलों में आपने बहस किया है, क्या क्या किया है, मतलब आपके अगर हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में अगर कोई नियुक्त हुआ तो उसने किस किस मामले में क्या फैसला दिया है, उन फैसलों के बारे में आईबी की क्या रिपोर्ट है कि कहीं कंप्रोमाइज जजमेंट दिया है या नहीं दिया है। एक जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में एक इनर व्यवस्था भी है जो हाई कोर्ट के जजों की देखती है कि ये गड़बड़ी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो उनका जो है जो ट्रांसफर शुरू हुआ था इसीलिए शुरू हुआ था कि वो पनिशमेंट ट्रांसफर था कि ऐसे जगह भेज दिया जाए जहां आपकी सेटिंग गेटिंग ना हो, जहां आपके जो है वो क्या कहते हैं ब्रदर जज, भाई भतीजा भांजा जज ना हो, रिश्तेदार जज ना हो। इसलिए भी उस समय ट्रांसफर का जो है लागू किया गया था। तो सवाल है कि इन लोगों ने नहीं कहा। रिज्जू साहब पता नहीं लोअर कोर्ट के वकील रहे हैं, क्या इनकी वकालत रही है, ये जो है वो क्या कहते हैं हेड मास्टर वाइस की तरह खाली भोंपू बजा रहे हैं। अरे भाई, आप प्रस्ताव लेके क्यों नहीं आते पार्लियामेंट में जब ये चाहते हैं? आप जो चाहते हैं प्रस्ताव लेके आइए और उसके बाद आप वहां से पारित कराइए, और पारित कराने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट स्क्रूटनी करेगा कि संविधान के अनुरूप है कि नहीं है। आपके भी वकील बहस करेंगे, उधर से भी वो न्याय मित्र किसी को नियुक्त करेंगे, वो भी बहस करेगा, पूरे देश के सामने आएगा कि आप जो लेके आए हैं वो संवैधानिक है कि नहीं है। संवैधानिक नहीं होगा तो ये जब तक ये संविधान रहेगा सुप्रीम कोर्ट उसको स्ट्राइक डाउन कर सकता है। और हम लोग भी जो है कॉलेजियम के विरोधी हैं, रहे हैं कि भाई वही लेकिन भीतर घुसने पर पता चला कि ये सब प्रावधान है, आईबी से जिसका चाहे आप उसका नाम कटवा दीजिए। तो ये जो बेईमानी हो रही है इसको रोकने के लिए कोई काउंटर व्यवस्था नहीं है। आप ये नहीं ले आ रहे कि साहब जो आईबी की रिपोर्ट ही नहीं, बाकी आईबी की रिपोर्ट आपको भी सूट कर रही, क्योंकि इस समय आप सरकार है। जब कांग्रेस की सरकार है या विपक्ष की सरकार होती है तो आईबी की रिपोर्ट उनको सूट करती है, आपको सूट नहीं करती। तो इतना घालमेल है, आपसे बता रहे हैं कि आप जो मूल प्रश्नों पर जब तक नहीं आएंगे, सबसे पहले जो है आपको, जैसे आपने कहा कि आप सहमत नहीं है, आपको ये मांग करनी चाहिए कि ये जो उच्च न्यायपालिका है 75 साल में अब दलित और ओबीसी वर्ग के भी बड़े अच्छे अच्छे वकील हो गए हैं। अब जो वकीलों में से सिलेक्शन हो रहा है उसमें उनको भी जगह दिया जाए, उनको इस तरह जो है आरक्षण का कुछ ना कुछ रखा जाए। आपसे बता रहे चाहे एक निश्चित सीमा में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रतिनिधित्व हो जी। आप जब वो नहीं रखेंगे तो भाई कोई बेईमानी करेगा तो आप क्या कर लेंगे, आप बताइए। क्योंकि संविधान ने आपका हाथ काट रखा है या बांध रखा है, आपसे बता रहे हैं। आप पॉलिटिकली चाहे जितना चिल्लाएं, जब तक संविधान में उसकी व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक मिलेगा आपको आरक्षण। क्यों? आखिर जो है जो आरक्षण पहले दलितों के अलावा जो जनरल सीटें थी उसमें 70% एक ही जाति समाज के लोगों का सिलेक्शन होता था। क्यों होता था ये बताइए आप जी। उसमें ठाकुर साहब लोग थोड़ा साइड कर दिए जाते थे।
नहीं, ठाकुर साहब ने सभी सवर्ण साइड कर दिए जाते, 70% एक बिरादरी, एक बाकी जो बचता था उसमें बाकी सब रेवड़ी की तरह। आप अच्छा, उत्तर ठीक है। प्रदेश के शिक्षा निदेशालयों में सर्वे करा के देख लीजिए, बाबू से लेके जो है वो अधिकारी तक, आरक्षण के अलावा जो लोग हैं और जो लोग आरक्षण के पहले से हैं, उसमें किस वर्ग विशेष का जो है अभी भी 70% जो है भागीदारी है, 75% A to Z। तो पढ़े लिखे लोग हैं, विद्या काम है, तो वैसी वैसी लोग अब रहेंगे ना। नहीं, आप बात कर रहे हैं तो उसकी गंभीरता समझिए ना, कि सवाल इस बात का है कि अगर उनके आप हकों को में क्षरण करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, कश्मीर का झगड़ा क्या है? कश्मीरी ब्राह्मण अटक से कटक और हिमालय से कन्याकुमारी तक IAS होते थे, आपसे बताने। पूरे कश्मीर में जो है आपका क्या कहते हैं, माइनॉरिटी के बावजूद जो है ब्राह्मणों का वहां वर्चस्व रहता था। अब वो जब मामला सब जो उलटने लगा तो जो है कश्मीर प्रॉब्लम हो गया है। संजीव जी, हाँ, बड़ा शानदार बात जेपी सर कह रहे हैं। चलिए, अब तो SC ST OBC वर्ग के माइनॉरिटीज के भी बहुत सारे अच्छे लॉयर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था कि स्वतः भी वो डाइवर्सिटी के फॉर्मूला को अपने डिसीजन में, निर्णयों में लागू करे। ये सबसे फेयर डील हो सकता था। लेकिन ये जो अभी सरकार चाह रही है कि उसका आदमी हो, तो जो पुरानी व्यवस्था थी जिसमें गड़बड़ियां आ गई थी, है ना, जिसमें त्रुटि आ गई थी कि पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं, अगर उसी को रिफॉर्म किया जाए, बेहतर बनाया जाए और पुरानी व्यवस्था को संसद में बहस की जाए, दोनों सदनों में बहस हो कि जुडिशरी अब एकदम ट्रांसपेरेंट होगा, तो क्या ये व्यवस्था ठीक नहीं? सुधार जो है उसकी गुंजाइश हमेशा रहती है, कोई व्यवस्था एब्सोल्यूट नहीं है और उसमें हमेशा सुधार की गुंजाइश रहती है। और दिलचस्प बात यह है कि दोनों पक्ष कई मामलों में बहुत कुछ छुपा रहा है। सरकार जुडिशरी पे हमला इसलिए बोल रही है कि डेफिनेटली जुडिशरी ट्रांसपेरेंट नहीं रही नियुक्ति में, लेकिन सरकार की जो पूरी की पूरी जो चोरी ये दिख रही है कि सरकार बार बार पार्लियामेंट का नाम लेती है, संसदीय लोकतंत्र का बोलती है, कहते हैं कि संविधान और संसदीय लोकतंत्र सुप्रीम है, संसद सुप्रीम है, लेकिन जब चिट्ठी लिखते हैं रिज्जू साहब तो संसद में कोई बहस नहीं करवाते। जब आप लिख रहे हैं तो संसद में एक बार ये लिखिए कि देखिए जी, अभी तक ये मसला था और जजेज अपॉइंटमेंट में ये हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि इस पे एक बहस की जाए कि बेहतर व्यवस्था क्या होगी। जब एक परमानेंट सेक्रेटरिएट बनाने की बात आती है तो सरकार चुप हो जाती है। एक परमानेंट सेक्रेटरिएट अपॉइंटमेंट से रिलेटेड बना दीजिए जहां पे कोई कंप्लेन हो, एक परमानेंट सेक्रेटरी वहां बैठे जो अपॉइंटमेंट्स को डील करे, उस पर सरकार चुप हो जाती है। थर्ड, सर्टेन एक परंपरा, कन्वेंशन कहें, परंपरा कहें या एक लॉ कहें कि वो बना हुआ है कि जैसे अब इन्होंने चिट्ठी तो लिख दी, सवाल ये है कि जस्ट एलिवेशन जो कमिटी जो ये बनाएंगे सर्च कमिटी, तो उसमें पहले से एक तय है, कन्वेंशन है कि रीजनल बैलेंस को देखते हुए अपॉइंटमेंट जो होगा सुप्रीम कोर्ट में या चीफ जस्टिस किसी भी हाई कोर्ट में, वो सीनियोरिटी के बेस पे होगा। मीन्स कि अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई जज एलिवेट हो रहा है तो कंसर्न हाई कोर्ट में उसकी सीनियोरिटी देखी जाएगी। तो वहां पे सर्च कमेटी का क्या काम रह गया जब सीनियोरिटी ऑलरेडी देखी ही जा रही है। सेकेंड, तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर रीजनल बैलेंस, जैसे रीजनल बैलेंस है कि हर स्टेट का रिप्रेजेंटेशन हो अलग अलग हाई कोर्टों में चीफ जस्टिस के पद के लिए, ऑल इंडिया सीनियोरिटी में बेशक कोई जज किसी हाई कोर्ट के 4 सीनियर हो, लेकिन बैलेंस करते हुए हर राज्य को इन्होंने देने का प्रावधान रखा है बैलेंस करने के, कि सुप्रीम कोर्ट में भी हर राज्य का प्रतिनिधित्व होगा, अलग अलग हाई कोर्टों में भी हर राज्य से चीफ जस्टिस होंगे। तो ये एक प्रोविजन के तहत ये है कि सुप्रीम कोर्ट में भी जनरली वही जज एलिवेट होते हैं जो सामान्य रूप से चीफ जस्टिस होते हैं किसी हाई कोर्ट के। एक एक कन्वेंशन नहीं, यही फॉर्मूला तो सोशल फैब्रिक पे भी लगाया जा सकता है ना, कि थोड़ा रिप्रेजेंटेशन सबका हो जाए, जैसे रीजन पे है। तो ये फिर यहाँ पे सर्च कमेटी कहाँ काम करेगी। एक सेकंड, जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें कोई डिसीजन, कोई डिस्कशन नहीं कर रहा है, जो सर्च कमेटी की बात आई तो मेरे दिमाग में आया, जो जुडिशरी हाई कोर्ट अपॉइंटमेंट्स में 30 से 40% सीट मेरे हिसाब से, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, वो लोअर जुडिशरी के लिए रिजर्व है, जिसमें सीनियोरिटी कम मेरिट का प्रोविजन है। जो लोअर जुडिशरी डिस्ट्रिक्ट जज से, सेशन जज से जो हाई कोर्ट में एलिवेट होते हैं, उसमें सीनियोरिटी कम मेरिट देखा जाता है। और वो मेरे हिसाब से किसी भी हाई कोर्ट के अंदर टोटल सैंक्शन सीटों का 30 से या 40% है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, 30% होगा या 40% होगा।
तो वहां पर जब सीनियोरिटी का मेरिट है तो ये जो सर्च कमेटी का क्या मतलब है? तो सर्च कमेटी का मतलब सिर्फ रह जाता है यहाँ पे कि जो हाई कोर्ट का जो एलिवेशन है, जो डायरेक्ट एलिवेशन है वकीलों से, वहां पे सरकार अपनी हिस्सेदारी तय करना चाहती है। वो एग्जैक्टली पूरे समाज को की भागीदारी नहीं चाहती कि इसमें दलित भी हो, ओबीसी भी हो, मुस्लिम्स भी हो। अब मेरी एक बात सुनिए, अभी आप हो भी तो उन्हीं के कलर का हो भी तो उन्हीं के कलर का हो। नहीं, वो तो जनरली कलर तो आप भाजपा कार्यालय में जरूरी होता है कलर बदलना, उसके बिना काम नहीं चलता। अगर आप सांसद भी बन रहे हैं तो आपको तिलक लगाना पड़ेगा, बिना तिलक और जनेऊ का वहां काम नहीं चलेगा भारतीय जनता पार्टी में। तो चलता करना पड़ता है। भाजपा में भी जो दलित नेता है या मुस्लिम नेता है उनको पूछना पड़ेगा, उनको हिंदू एथोस में और जो भारतीय कल्चर के हिसाब से उनको वहां पे प्रमोशन मिलेगा, अगर उसमें विश्वास रखते हैं तो। पॉलिटिक्स विथ हिंदू इथोस तो वो तो करना पड़ेगा। अब ये देखिए कि इस सरकार के दौरान ही कुछ कन्वेंशन को और परंपरा को तोड़ा गया। जैसे रीजनल इन बैलेंस की जो बात सुप्रीम कोर्ट के अंदर की गई थी कि रीजनल बैलेंस होगा सुप्रीम कोर्ट में, हर स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा, पटना झारखंड से रिप्रेजेंटेशन इस समय नहीं है, लेकिन गुजरात से कम आबादी होने के बावजूद 3 हाई कोर्ट जज हैं सुप्रीम कोर्ट में, 3 गुजरात से। उत्तर प्रदेश में तो देखिए बहुत बड़ी आबादी वाला राज्य है, वहां कहते हैं कि कन्वेंशन एक है ट्रेडिशन की इलाहाबाद हाई कोर्ट का स्ट्रेंथ बहुत बड़ा है, तो वहां से 3 जज होने चाहिए। तो 3 जज अभी फिलहाल हैं, लेकिन सीनियोरिटी का कन्वेंशन भी सुप्रीम कोर्ट में जो एक परंपरा जो थी वो तोड़ा गया। जैसे जस्टिस पारदीवाला को सुप्रीम कोर्ट में तब लाया गया जब ऑल इंडिया सीनियोरिटी में वो 45वें या 48वें रैंक पे थे। तो एक तो ये था कि सीनियर मोस्ट जजों को लाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, वो खत्म हो गया। चीफ जस्टिस को लाया जाएगा, वो खत्म हो गया कि चीफ जस्टिस जो होंगे वही एलिवेट होंगे, वो खत्म हो गया। जो चीफ जस्टिस नहीं है वो भी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में रहे। ये सारी परंपरा इस सरकार में हुई है। और आप ध्यान रखिएगा कि सरकार में जो परंपरा स्थापित हुई है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो फाइलों को क्लियर किया तो उतनी ही स्पीड से वो फाइलों को वापस सरकार ने कर दिया। ओके, हमने कर दिया। अब आज 5 जजों का नाम गया हुआ है, वो फाइल क्यों रुकी हुई है? ये फाइल उस तरह से क्यों नहीं पास हुई जब आपने पूरा का पूरा परंपरा तोड़ के ऑल इंडिया रैंक में जो बहुत नीचे थे उनको जब सुप्रीम कोर्ट ने नाम भेजा तो आपने 48 घंटे 50 घंटे 5 दिन में क्लियर कर दिया। लेकिन अभी जब सुप्रीम कोर्ट के 4-5 जजों के नाम गए हैं तो सरकार नाम रोक के बैठी है। तो ये इससे पता चलता है कि सरकार का इंटेंशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में डाइवर्सिटी या हर सुप्रीम कोर्ट का स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार चाहती है कि हमारी हिस्सेदारी फिक्स करो और इस तरह से करो जिसमें कि आगे भी ये ट्रेडिशन बना रहे। देखिए मेरी बात सुनिए, देखिए सुप्रीम कोर्ट में जनरली क्या होता था, या भारत के लॉ मिनिस्टर जो जेपी सिंह जी ने बोला कि लॉ मिनिस्टर एक अच्छे वकील को बनाया जाता था, और वैसा वकील जिसके पास मतलब कि डेली भयंकर अपीयरेंस हो, जिसकी जबरदस्त डिमांड हो। अरुण जेटली की डिमांड थी एक केस में पेश होने के लिए 11 लाख लेते थे, 15 लाख लेते थे। लॉ मिनिस्टर राम जेठमलानी रहे 25 लाख रुपए लेते थे। कपिल सिब्बल भी आज की डेट में पता होगा बहुत लंबे फैसला था, और इनके पास टाइम नहीं है कि लॉ मिनिस्ट्री कर लें, इनके पास इतना वकालत है, लेकिन इनको लॉ मिनिस्टर बनाया गया। आखिर इनके लॉ मिनिस्टर रहते विवाद क्यों नहीं पैदा हुआ? सरकारें ऐसे लॉ मिनिस्टर क्यों बनाती थी? देखिए सरकारों का एक अपना इंटरेस्ट और भी होता है जजेज अपॉइंटमेंट्स के अलावा। वो इंटरेस्ट ये होता है कि सरकार के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे चल रहे हैं उसमें सरकार की फजीहत नहीं हो। लॉ मिनिस्टर की एक ऑफ द रिकॉर्ड ये जिम्मेवारी होती है कि मैनेजमेंट कीजिए, हमारे खिलाफ मोर्चेबंदी न हो सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो ऐसे वकीलों को वो बनाते थे। जो वकील जो होता था बड़ा इंटेलिजेंट होता था, उनके जजों से अच्छे रिलेशंस होते थे। तो आप देखिएगा अरुण जेटली साहब का रिलेशंस बहुत अच्छे थे। अरुण जेटली के टाइम में अच्छे अच्छे वकील जज भी बनाए गए। अगर वाजपेयी साहब के टाइम में देखेंगे तो कपिल सिब्बल भी जज रहे, सलमान खुर्शीद भी लॉ मिनिस्टर रहे, कपिल सिब्बल भी रहे। ऐसी कंट्रोवर्सी पैदा नहीं हुई। अरुण जेटली और ये देखिए रविशंकर प्रसाद जी भी लॉ मिनिस्टर रहे, तो मुझे लगा कि ऐसी कंट्रोवर्सी पैदा नहीं हुई। रवि प्रसाद ने 1-2 बार जरूर हार्श बोला कि हम जस्ट पोस्ट ऑफिस नहीं है सुप्रीम कोर्ट किया ये, लेकिन वो इस तरह से फिर भी उनके टाइम में इतना विवाद नहीं हुआ था। और रविशंकर प्रसाद पे थोड़ा बहुत यही आरोप लगा कि वो थोड़ा सा एक जाति विशेष के प्रति बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे और चाहते थे कि हमारी जाति के लोग कुछ ज्यादा हाई कोर्ट जज बन जाए पटना में, इलाहाबाद में। और वो वाजपेयी के टाइम में भी उसमें सफल रहे।
वो बहुत सारा अंडरस्टैंडिंग जजेस के अपॉइंटमेंट का बिहार का तो मैं जानता हूँ। वो हाँ। बखड़ा बढ़ता है, बखड़ा नहीं होता है बखड़ा, हम्म। ये बखड़ा बढ़ता ही जाति का इतना होना चाहिए, जाति का इतना 85% में से एक। हाँ, तो हिस्सेदारी। रविशंकर जी हाँ, का प्रसाद जी हिस्सेदारी। का सिर्फ रविशंकर प्रसाद जी का सिर्फ यही इंटरेस्ट था कि उनकी जाति विशेष के कुछ जजेज लगे हैं, मतलब कि बाकी एज ए लॉ मिनिस्टर उनके टाइम में कोई विवाद नहीं हुआ। जी जी ये संजीव जी। अब इतना बड़ा जो विवाद हुआ है, और जिस ढंग से मतलब कि संसदीय लोकतंत्र का बार बार हवाला भी दे देते हैं कि संसद सुप्रीम है, संसद तो बहस ही नहीं करते। भाई ठीक आप ठीक। अगर आप ऐसा कीजिए, इनको चाहिए कि एक जुडिशरी की कमेटी तो है ना, स्टैंडिंग कमेटी है, कम से कम जुडिशरी की स्टैंडिंग कमेटी को इसमें इन्वॉल्व कीजिए। आप तो सीधा सीधा कहते हैं कि सरकार का एक बंदा नॉमिनेट कर लो। आप ये क्यों नहीं कहते हो कि जी जितने जजों का नाम होगा ना क्लियर, उसमें जुडिशरी के जो डिपार्टमेंट जस्टिस मिनिस्ट्री के जो स्टैंडिंग कमेटी है, हालांकि उसमें बहुमत बीजेपी का ही होगा, सत्ता पक्ष का बहुमत होता है स्टैंडिंग कमेटी में, लेकिन उसमें विपक्ष के लोग भी होते हैं, उसमें हर समुदाय के लोग होते हैं, उसमें दलित भी स्टैंडिंग कमेटी में है, उसमें ओबीसी भी स्टैंडिंग कमेटी में है। तो एक वाइज डिस्कशन होगा कि भैया इसमें दलित भी है कि नहीं है, इसमें मुस्लिम भी है कि नहीं है, और जिन जजों का नाम रिकमेंड किया जा रहा है उनका क्रेडिबिलिटी क्या है उन वकीलों का, ये सारी चीजों पे पार्लियामेंट्रियन तो डिस्कस करे। तो वो तो अपना स्टैंडिंग कमेटी को भी शामिल करके राजी नहीं है। सरकार चाहती है कि उनका एक बंदा जो यस मैन, कोई आईएएस हो चाहे उनका कोई एकेडमिक हो, वो बंदा वहां जाके सर्च कमेटी में लग जाए और फिर उसके बाद वहां गिव एंड टेक करने लगे कि देखिए आपका 3 बार नाम हो गया ना, मेरा 1 नाम, मेरा 2 नाम। तो देखिए सर्च कमेटी में बनने के लिए फिर बहुत मारामारी होगी। वाइस चांसलर की जब सर्च चलिए, कमेटी सर्च कमेटी ही असंवैधानिक होगा मेरी नजर में, कॉमन मैन की नजर में सर्च कमेटी असंवैधानिक होगा। मैं कहता हूँ और असंवैधानिक का ये तो प्रोविजन ही नहीं है। ये तो हाँ आप समझ लीजिए कि जुडिशियल, ये तो अगर आप सर्च कमेटी बनाना चाहते हैं तो आप इमीडिएट पार्लियामेंट में सर्च कमेटी और पूरा एक अमेंडमेंट का बिल लेके आइए। आप कितना बड़ा अपॉइंटमेंट के प्रोसेस में अपनी तरफ से एक सर्च कमेटी बनवा दीजिएगा, सरकार और सुप्रीम कोर्ट मिल के सर्च कमेटी। पहले तो सबसे बड़ा बात है कि एमओपी पे फैसला क्यों नहीं हो रहा है। 2015 का जजमेंट है, मेमोरेंडम ऑफ जो प्रोसीजर है, जो एमओपी जिसको बोलते हैं, उस पर साइन क्यों नहीं हो रहा है। परमानेंट सेक्रेटरिएट बनाने के लिए सरकार राजी क्यों नहीं हो रही है। आखिर परमानेंट सेक्रेटरिएट बन जाएगा तो हम और आप भी वहां जाइएगा, वो कहिएगा कि देखिए जी ये वकील साहब का नाम सुनने में आया है कि जज के लिए जा रहा है, लेकिन ये वकील साहब गड़बड़ है। आज की डेट में तो कोई सेक्रेटरिएट है नहीं, कोई रिकॉर्ड तो मेंटेन होता नहीं, और ना कोई ट्रांसपेरेंसी है। देखिए जस्टिस कर्नन का जब विवाद आया था तो उस समय जो जजमेंट आया था जस्टिस कर्नन वाले मसले में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया था कि जजेज अपॉइंटमेंट्स में फ्लॉ है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी तैयार हो गई थी कि हाँ फ्लॉ है, हम सुधार करने को तैयार हैं। लेकिन सुधार करने के लिए जब एमओपी का जब बात होने लगी तो उसपे सरकार कुछ कहती है, सुप्रीम कोर्ट कुछ कहता है। इस पे दोनों तरफ से क्या चल रहा है जनता के सामने नहीं आती बात। जी, अब सीधे फाइनल कमेंट्स लेंगे जेपी सिंह साहब से। और एक बात मेरे जहन में आई कि इनकम टैक्स का क्राइटेरिया जो है, और एक गुप्त रूप से आईबी रिपोर्ट है, उस पर भी सवाल उठ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे वकील हो सकते हैं जो काबिल हों और पैसे ज्यादा नहीं लेते हों, ईमानदार हों, तो कहाँ से इनकम टैक्स के क्राइटेरिया में आ सकते हैं, लेकिन काबिल तो हो सकते हैं। आईबी का रिपोर्ट भी एक गड़बड़ है, सरकार चाहे तो मैनिपुलेट कर सकती है, उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। फाइनल कमेंट्स जेपी सर। देखिए, जब ये विवाद शुरू हुआ तो जस्टिस चंद्रचूड़ साहब का एक बयान आया चीफ जस्टिस का कि संवैधानिक लोकतंत्र में कोई भी संस्था 100% परफेक्ट नहीं होती, और जजों की नियुक्ति के लिए बना कॉलेजियम सिस्टम भी इससे परे नहीं है। लेकिन सवाल इस बात का है कि टोटलिटी में आप अगर वास्तव में कुछ करना चाहते हैं तो आप क्यों नहीं एक जो है सर्वदलीय वकीलों की, जो चोटी के वकील हैं, उन्हीं का जो है आप जो है पहले एक जो है वो क्या कहते हैं, जैसे वो बना करके कमेटी आप इस पे लेते कि आखिर जजों की नियुक्ति में सुधार कैसे किया जा सकता है, कैसे जो है इसमें संवैधानिक संशोधन करके परमानेंट बनाया जा सकता है, ताकि किसी को ये कहने का मौका ना मिले कि जज ही जज की नियुक्ति करते हैं या सरकार जो है अपने राजनीतिक विचारधारा के अनुरूप लोगों की नियुक्ति करती है। तो आप कुछ ठोस तो कर नहीं रहे हैं, आप केवल जो है वो जवानी जमा खर्च से प्रॉक्सी बॉक्सिंग कर रहे हैं, आपसे बता रहे। और प्रॉक्सी बॉक्सिंग करने में आज तक गोदी मीडिया पर क्या उछल रहा है, कौन क्या कह रहा है, आज तक किसी भी
सॉलिड वकील, जिसकी जो है सुप्रीम कोर्ट में खूब अच्छी प्रैक्टिस हो, जिसका जो है मतलब ये हो कि साहब ये भी एक जो है मतलब क्या कहते हैं जुडिशियरी लीगल सर्किल में मायने रखते हैं। एक का भी जो है क्या कहते हैं, ये जो अभी वर्तमान विवाद चल रहा है, इसमें आप इंदिरा जयसिंह से लेके, दुष्यंत दवे से लेके, कपिल सिब्बल से लेके, दातार से लेके, जस्टिस लोकूर से लेके, जस्टिस गोपाल गौड़ा से लेके, तमाम लोगों का आप पढ़ेंगे कि जो है वो सरकार का के हाथ में किसी भी प्रकार जुडिशरी को नहीं जाने दिया जाना चाहिए। और वो लोग ये भी कह रहे हैं कि वो कॉलेजियम सिस्टम के समर्थक नहीं है, वो चाहते हैं कि इसमें सुधार हो, लेकिन सरकार के हाथ में चला जाए ये कतई नहीं चाहेंगे। तो इसलिए जब तक बदलाव नहीं होता तब तक ये जो है कॉलेजियम ही रहे। आप ठोस क्यों नहीं कुछ करना चाहते? आप कुछ तो ठोस इस दिशा में बढ़िए कि जो लोग इसमें मायने रखते हैं, जिनके स्टेक्स हैं, उनकी आप जो है वो कुछ पुराने जजों की आप कमेटी बनाइए, वो इसमें निर्धारित करें। और उसमें आप नारंगिया जज मत रखिए कि आप खानविलकर को रख लीजिए, नागेश्वर राव को रख लीजिए, नजीर को रख लीजिए, तो वहां तो रिजल्ट वही आएगा। जिसमें देश की जनता को, जुडिशरी को ये भरोसा हो कि ये जो कहेंगे वो निष्पक्ष रूप से कहेंगे। आप इसमें बहस चलाइए, आप खाली प्रॉक्सी बॉक्सिंग कर रहे हैं। रविशंकर प्रसाद को हटाने का एक और भी कारण हमको अब समझ में आता है कि रविशंकर प्रसाद चूंकि खुद सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील रहे और पूरे संविधान और उसको जानते हैं कानून मंत्री के रूप में, उन्होंने रिज्जू की तरह अनर्गल प्रलाप नहीं किया। सदानंद गौड़ा को जिन्होंने इस सरकार ने जो है 2014 के बाद बनाया था कानून मंत्री, उसने अनर्गल प्रलाप नहीं किया। रिजिजू जो है वो तो लग रहा है जैसे विद्यार्थी परिषद के नेता के रूप में जो है जुडिशरी पर बयान दे रहे हैं, आपसे बता रहे हैं। और उसके साथ देने के लिए एक साहब उपराष्ट्रपति के रूप में आपने एक जो है क्या कहते हैं व्यक्ति को पैदा कर दिया है, जो संवैधानिक पद पर रह के संवैधानिक संस्था को पर अटैक कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि संवैधानिक संस्था अगर अपने दायरे में रहेगी तो हम पर कुछ नहीं करेगी, वो रिज्जू पर कर सकती है, वो आपके लीगल सेक्रेटरी पर कर सकती है, वो उपराष्ट्रपति पर तो कुछ करेगी नहीं। तो आपने उनको जो है कटघरे में खड़ा करने के लिए उनका इस्तेमाल करना शुरू किया है। कहने का मतलब ये है कि आप खुद ही अपनी पार्टी में सदानंद गौड़ा, रविशंकर प्रसाद और जो लोग इस तरह हैं, आप उन्हीं की जो है और लोगों को, सलमान खुर्शीद और लोगों को, कपिल सिब्बल, इनको बैठा के आप तय कराए कि क्या सुधार इसमें किया जाए। उस सुधार के अनुरूप फिर आप जुडिशरी से जो है बात करने का वो चलाइए और तब जा करके कोई चीज आप निकालिए। खाली बयान देने से और जो है एक जो है हवा में मतलब बुलबुले उठाने से, आपके कॉफी के प्याले में तूफान करने से थोड़ी बदलेगा। जी। शुक्रिया सर। और ट्रांसपेरेंसी जरूरी है, लेकिन मैंने फॉर्मर एक्टिंग चीफ जस्टिस से बात की थी, उन्होंने मैं ये कहना चाहता हूँ कंक्लूड कर दीजिए, चलिए। कि सुप्रीम कोर्ट के सारे अपॉइंटमेंट्स, हाई कोर्ट अपॉइंटमेंट्स में जो सरकार जो इतना गदा चला रही है अपना, उसमें सबसे बड़ी बात है कि जो सुप्रीम कोर्ट या सरकार और जिसका जो सारा बेस है वो है बार को कहीं इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा है। जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, सारे हाई कोर्टों के बार एसोसिएशन है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया है और बार काउंसिल हर स्टेट्स का है, उनको कहीं इस डिस्कशन में इन्वॉल्व नहीं कर रहा है। ये अपनी मर्जी से कह रहे हैं कि इसको सर्च कमेटी बना लो, इसको बना लो। सुप्रीम कोर्ट भी आज तक इन्वॉल्व नहीं करती रही है इनको। दिलचस्प बात है कि जो वकील पहले, वो जज बनने से पहले वकील होता है, किसी बार का मेंबर होता है, और बार को कहीं इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। पाकिस्तान हमसे ज्यादा बेहतर है, उन्होंने बार काउंसिल ऑफ पाकिस्तान को इन्वॉल्व किया है अपॉइंटमेंट में, जुडिशियल अपॉइंटमेंट में। बार काउंसिल की तरफ से एक नॉमिनी होता है 2 साल के लिए। यहां तो ना बार काउंसिल है ना बार एसोसिएशन है, कहीं कुछ नहीं है। ये अपनी मर्जी से बस है, गिव एंड टेक का गेम है। चलिए, शुक्रिया। तो अम्बेडकरनामा पर महाबहस, कॉलेजियम पर कोहराम क्यों जारी है, लगातार इस पे चर्चा जारी रहेगी। गोदी मीडिया में इस तरह के विषय पर पूरी चर्चा नहीं होती है, लेकिन यहाँ यह जारी है। पूरा वीडियो देखते रहिए। चलते चलते फाइनल कमेंट्स जेपी सिंह साहब से लिए लेता हूँ। देखिए, मैं आपसे फिर एक बात कह रहा हूँ, जो आपका जो अधीनस्थ न्यायपालिका है, वहां 2 तरह से अपॉइंटमेंट होता है। एक मुंसिफ या जूनियर सिविल जज के रूप में डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होता है। एक हायर जुडिशियल सर्विस है जिसमें 35 साल तक की उम्र है और उसमें सब एडीजी के रूप में अपॉइंटमेंट होता है। आप क्यों नहीं, जो जहां सब रिजर्वेशन सब कुछ है और नीचे से आने वाले लोग हैं, आप क्यों नहीं उनका कोटा इतना बढ़ाते हैं कि 35 साल में उनकी नियुक्ति होती है मैक्सिमम एज, 45 साल तक उनका इवेल्युएशन होकर के 45 से 48 के बीच में उनको आप हाई कोर्ट उसमें से अच्छे खासे चंक को एलिवेट कीजिए और उससे सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट कीजिए।
वैसे मैं और जानता हूँ जो डायरेक्ट वकीलों से आप पिक एंड चूज कर रहे हैं, तो इसमें आप जो है आरक्षण का भी उल्लंघन कर रहे हैं, और आप जो है वो क्या कहते हैं, आपने जो बेईमानी से जो पड़ा रह गया किसी उस समय के तकनीकी कारण से कि कोई रिजर्वेशन नहीं रहेगा, जो मन करे जिसका नियुक्त हो, तो भैया 70% वो है, अब आप उसमें कुछ कर नहीं सकते। ठीक है सर। वैसे लोअर जुडिशरी में मैं दिल्ली में रहता हूँ, बहुत सारे जज, बहुत ही काबिल जज लोअर जुडिशरी में भी है। महाबहस जारी है, देखते रहिए अम्बेडकरनामा। जल्दी मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में। शुक्रिया सर, थैंक यू।